डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम एल्बर्ट है और मैं टेक्सास का रहने वाला हूँ। मुझे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जैसे जैसे मैं पैसे कमाते जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं घूमने फिरने का शौक़ पूरा करता जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स के हर कोने में घूमना चाहता हूँ और उसके बाद पूरी दुनिया में भी घूमना चाहता हूँ। पहले हमारी माली हालत इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। जब मैं काफ़ी छोटा था तो मेरे पापा का बिजनेस बहुत अच्छा हुआ करता था। हमारे पास बड़ा घर था, लेकिन उनके दुश्मनों ने जैसे उनको बर्बाद करके रख दिया और हमारी माली हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बचपन में मुझे याद है मैं कितनी मस्ती किया करता था। मुझे सब कुछ मिला करता था, हर खिलौना मैं जो मांगता पापा मुझे ला कर देते। लेकिन जब उनका वो बिज़नेस ठप हुआ मुझे भी हर चीज़ मिलना बंद हो गई। मैं पापा की आंखों में देख पाता था कि वो मेरे लिए कुछ जैसे कर ना पाते हों। लेकिन हम भी बदलते गए। मैंने शौक़ दबाने शुरू कर दिए। लेकिन अब जब मैं खुद काम ढूंढ पाया हूँ और मेरी तनख्वाह बढ़ती जा रही है तो मैं अपने शौक़ दोबारा जगाना चाहता हूँ। मैं दोबारा से उस ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ। मैं दोबारा अमीर बनना चाहता हूँ। मैं न्यूयॉर्क घूम चुका हूँ, मैं फ्लोरिडा घूम चुका हूँ, मायामी के बीच मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और इस बार मैं जाना चाहता था लॉस एंजलिस। वहाँ पर मैं हॉलीवुड स्टूडियो में ज़रूर जाना चाहता। बचपन की पुरानी यादें। बचपन में मैं टीवी में कई शोज़ देखा करता था, कई मूवीज़ देखा करता था। लेकिन जब हम पर वो तंगी वाली हालत आई थी तो हमारा टीवी भी बेचना पड़ गया था। उसके बाद तो मैं दोस्तों के घर जाकर टीवी देखा करता और धीरे धीरे जब वो दोस्त भी मुझे घर पर बुलाने से मना करने लगे तो मैंने ये शौक़ भी छोड़ दिया था। लेकिन यादें आपके दिमाग में हमेशा घूमती रहती हैं और मैं बचपन के उन शोज़ को याद कर रहा था। मैं हॉलीवुड स्टूडियो में जाऊंगा, हर उस सेट पर जाना चाहूँगा जो उन यादों को दोबारा ज़िंदा कर सके। मुझे याद आना शुरू हो गया एक शो जो मैं रात को देखा करता था। ये नया शो शुरू हुआ था जिसमें लोग बहुत ही खतरनाक स्टंट किया करते। इसके सिर्फ 5 ही एपिसोड आए थे और उसके बाद इस शो को बंद कर दिया गया था। मैं अपने दोस्तों से पूछा करता था क्या वो इस शो को देखते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग थे जो इस शो को देख पाए थे और 5 एपिसोड के बाद इसे बंद कर दिया गया। ना तो इसकी कोई न्यूज़ आई थी और ना ही इसमें जितने भी पात्र थे उन्होंने कोई और शो किया। अब भी मैं याद करता हूँ उन लोगों को। बचपन में मैं कितना हंसा करता था। वो 5 एपिसोड जैसे अब भी याद हैं। मैं उसके अगले एपिसोड ढूंढने की कोशिश करता रहा, ना न्यूज़ मिली ना उस शो का कोई एपिसोड मिला, जैसे वो गायब हो चुका था। रात के 11 बजे आता था वो शो। खतरनाक था, उसमें काफ़ी बड़े बड़े स्टंट करने पड़ते। जिस तरह आज नए शो शुरू हो रहे हैं, कुछ लोग आते हैं, स्टंट करते हैं, प्राइज़ जीत कर जाते हैं। मैंने बचपन में ऐसा शो देखा था, मुझे काफ़ी पसंद आया था। पापा मुझे कहते कि रात को सो जाओ, लेकिन मैं 11 बजे तक जागता रहता उस शो को देखने के लिए। अब जब हॉलीवुड स्टूडियोज़ जाना ही है, उस शो के बारे में पता करूँगा। कहाँ पर था उसका सेट, मैं उसे देखना चाहूँगा, मैं उसे जीना चाहूँगा। क्या वहाँ पर और शोज़ भी किए जा रहे हैं? क्या वहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है? मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। मैं अपने 2 दोस्तों के साथ वहाँ पर जाने वाला था। सामान मैंने सब पैक कर लिया था। खुशी मन में भरी पड़ी थी क्योंकि लॉस एंजलिस जाना हर किसी का ख्वाब होता है, मेरा भी था। वहाँ पर मैं एक्टर्स से मिलना चाहता था। बचपन में मैं जो मूवीज़ देखा करता उनके एक्टर्स से शायद मिल पाता, शायद उनके ऑटोग्राफ ले पाता या उनके साथ तस्वीर खींच पाता। मेरे दोस्त भी बहुत उत्साहित थे और मैं वहाँ जाकर उनको पार्टी देने वाला था।
वो खुद पहली बार लॉस एंजलिस जाने वाले थे और सुबह की फ़्लाइट हमने पकड़ी और हम लगभग 4 से 5 घंटे में वहाँ पर पहुँच गए थे। मैं सीधा हॉलीवुड स्टूडियो ही जाना चाहता था। बीचेस घूमने का शौक़ मुझे इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाद में उसे घूमा जा सकता है। पहले तो हॉलीवुड स्टूडियो को पूरी तरह से देख लें। नए नए सेट बनाए गए होंगे, पुरानी फिल्मों के सेट भी होंगे, वहाँ एक्टर मिलेंगे। मन में बहुत ज़्यादा खुशी थी और एक एक करके हम अलग अलग सेट में घूमते गए। तस्वीरों की जैसे बाढ़ आ गई थी। हम हर जगह जाते, ढेरों तस्वीरें खींचते और हम अब वेस्ट साइड की तरफ जाना शुरू हो गए थे। यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी और हम उनसे पूछते जा रहे थे, ये सेट कहाँ है, वो सेट कहाँ है, ये वाला स्टूडियो कहाँ है, वो वाला स्टूडियो कहाँ है। मैंने कई जगह से पता किया कि वो वाले स्टूडियोज़ कहाँ पर हैं और वेस्ट साइड हर कोई बता रहा था, लेकिन हर कोई सचेत भी कर रहा था वो काफ़ी दूर है और उनका अब इस्तेमाल नहीं होता। उस साइड कम ही डायरेक्टर जाते हैं और वहाँ पर आपको शूटिंग भी नहीं मिलेगी। इसी के साथ खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। यहीं से सामान ले जाना पड़ेगा और वहाँ खाली पड़े स्टूडियो, कोई नहीं जाता वहाँ पर। हम वहाँ जाना चाहती थी, मेरी ज़िद थी और मेरे दोनों दोस्त मना कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें मना पाया था। हम सीधा उधर निकल पड़े और एक टैक्सी हमें वहाँ पर छोड़ने वाली थी। उस टैक्सी के मालिक ने कहा था वो सीधा हमें छोड़कर वहाँ से निकल लेगा, क्योंकि शाम होने वाली थी। और मैंने भी कहा कोई बात नहीं, हमें वहाँ पर छोड़ दो, हम बाद में कोई और टैक्सी वहाँ पर मंगवा लेंगे। हॉलीवुड स्टूडियो सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी दूर पहाड़ियों के पीछे तक ये बसा हुआ है और इस तरफ वैसे भी भीड़ कम थी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, मुझे भीड़ बिल्कुल ख़त्म होती दिख रही थी। ये स्टूडियोज़ खंडहर से लग रहे थे। वो टैक्सी वाला भी अच्छा था, एक एक करके हर एक स्टूडियो के सामने से निकाल रहा था और ये भी बता रहा था कि ये वाला स्टूडियो उस पुरानी मूवी में इस्तेमाल किया गया है और ये वाला उस शो में इस्तेमाल किया गया है। तभी मेरे दिमाग में एक नाम आया, नाइट डेयर्स। नाइट डेयर्स एक शो हुआ करता था जिसके 5 एपिसोड आए थे। वो वाला स्टूडियो देखना है मुझे वो बहुत अच्छा लगा करता था, लेकिन यहाँ पर भी मेरे पूछने के बाद किसी को पता ही नहीं वो कहाँ है। उस टैक्सी वाले ने कहा कि मुझे पता है, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं एक बार टैक्सी लेकर उधर घूमकर आया हूँ। मैंने पढ़ा था, अजीब सा नाम था, इसलिए मेरे दिमाग में छप गया। अगर और कोई भी टैक्सी वाला होता तो बता नहीं पाता, लेकिन मैं आपको वहाँ तक ले जा सकता हूँ। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, मेरा मन फूला नहीं समा रहा था। मैंने उससे कहा, बाकी स्टूडियोज़ छोड़ो, मुझे वहाँ पर लेकर जाओ, मैं पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता हूँ। उस टैक्सी वाले ने हमें उस स्टूडियो के बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर दिया। बड़ा सा गेट लगा हुआ था जिसका ताला खुला था। उसने कहा यही है वो स्टूडियो, और अगर आपको आगे जाना है तो मैं आगे टैक्सी लेकर नहीं जा सकता। इसके आगे तो खंडहर ही खंडहर हैं और वहाँ पर सड़कें भी थोड़ी टूटी हुई हैं, इसलिए मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। अगर यहाँ से टैक्सी घुमानी है तो बता दो, मैं पीछे कहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन मैंने उसे कहा कि मुझे यहीं पर रुकना है, मैं इस स्टूडियो को देखना चाहता हूँ। शाम का वक्त हो चुका था, मैं यहाँ फिर भी रुकना चाहता था। उसका कहना था कि यहाँ कोई गड़बड़ हुई तो मदद करने वाला कोई नहीं मिलेगा। यहाँ पर कम ही लोग आते हैं और ज़्यादातर स्टूडियोज़ में ताले लगे हुए हैं। हो सकता है किसी स्टूडियो में कोई शूटिंग हो रही हो, लेकिन इस वाले में तो शायद ही हो रही हो। हम वहाँ पर उतर चुके थे और वो टैक्सी वाला भी चला गया। मैंने उस बड़े से गेट को खोला और उसे खोलते ही बचपन की यादें मेरी आंखों के सामने घूमना शुरू हो गई। अंदर बहुत सारे घर से बनाए गए थे, कई कॉफ़ी शॉप्स ही बनाई गई थी। वहाँ पर आसपास बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी जो उन यादों को आंखों के सामने घुमा रही थी। दूर से ही बड़ा सा प्लेग्राउंड मुझे नज़र आया और मेरी आंखें जगमगा सी गईं। इसी प्लेग्राउंड में कई डेयर्स होते थे, नाइट डेयर्स यही शो का नाम था और इसमें बहुत सारे डेयर हुआ करते थे। यहाँ पर 10 लोग आते थे जिनमें से एक ही जीत पाता था और यहाँ स्टंट बहुत ही खतरनाक होते थे।
बड़े से पूल में छलांग लगाना, एक बड़े से पोल पर चढ़ना, एक भूतिया से मकान के अंदर से जाना बिना डरे, आपको कांपना नहीं है। इसी के साथ बड़े बड़े गटर के ढक्कन खोलकर नीचे से निकल कर जाना, बड़ी बड़ी सुरंगों से निकलना। ऐसे डेयर्स थे उसमें जिसे देखकर हर कोई डर जाता था, लेकिन आखिर में एक जीत पाता था, जिसे कोई इनाम मिलता था। मुझे याद नहीं है क्या मिलता था, मुझे याद होना चाहिए, मेरा फेवरेट शो था, लेकिन दिमाग में आ ही नहीं रहा था उसे मिलता क्या था। यहाँ बड़े बड़े घर थे, बड़ी बड़ी दुकानें थीं, कई गलियाँ थीं, नीचे जाने के रास्ते थे, यहाँ पर टनल्स भी बनाई गई थी और हम आगे बढ़ रहे थे। मुझे पुरानी यादें जैसे आँखों के सामने घूमती हुई नज़र आ रही थीं। तभी वहाँ पर कुछ लोग भी नज़र आए। वो इधर उधर भाग रहे थे जैसे कोई काम कर रहे हों। किसी के पास बड़ी बड़ी तारें थीं तो किसी ने हाथ में बड़े बड़े पेचकस पकड़े हुए थे। कुछ लोग सीढ़ियाँ लेकर घूम रहे थे और मैं सोचने लगा यहाँ पर कोई शूटिंग चल रही लगती है। मैंने एक आदमी से पूछा और उसने कहा कि यहाँ पर नया शो बनाया जा रहा है, उन्हें यही वाला सेट पसंद आया है क्योंकि ये पहले समय में इस्तेमाल हुआ था और इसके बारे में कम लोग जानते हैं, इसलिए दोबारा इसे नए नाम से शुरू किया जाएगा और किसी को पता तक नहीं चलेगा। तभी मैंने पुराने शो का नाम लिया, नाइट डेयर्स। मुझे याद है मैंने बचपन में देखा था, मैं यहाँ हर घरों को पहचानता हूँ। तो वो आदमी हंसने लगा। उसने कहा, आपको पता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, उन्होंने इस शो को देखा ही नहीं। बहुत कम एपिसोड आए थे और उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण शो को बंद कर देना पड़ा था। शायद अब लोगों को याद ना हो, लेकिन आपको याद है, अब दोबारा से उस शो को शुरू किया जा रहा है। यहाँ पर सफाई का काम चल रहा है, सभी मशीनों को सही किया जा रहा है। उसके बाद मैंने उससे कहा, क्या मैं यहाँ पर घूम सकता हूँ, सब चीज़ों को देख सकता हूँ? उसने कहा, हाँ हाँ, वैसे भी 1-2 दिन में शो शुरू करना है, इसलिए आप घूम सकते हैं। किसी चीज़ को चलाना चाहते हो तो चला सकते हो, वैसे भी लोग काम पर लगे हुए मिलेंगे आपको। आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, यहाँ पर आप पहले विजिटर कहे जाएंगे। मैं अब आगे की तरफ बढ़ने लगा। तभी मैंने एक सवाल और पूछने की कोशिश की और अपनी गर्दन जैसे ही पीछे घुमाई, वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। एक ही झटके में पीछे से जैसे कहीं गायब हो गया। मुझे वो दोबारा नज़र नहीं आया। हम पीछे तक चलकर भी गए, किसी घर में वो घुस गया हो, किसी कमरे में चला गया हो, लेकिन वो नज़र ही नहीं आया। वहाँ पर अब लाइट्स जला दी गई थी क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन वो लाइट्स बार बार फ्लक्चुएट होती जा रही थी। हम अब अलग अलग जगह पर जाते गए, लेकिन अब लोग नज़र नहीं आ रहे थे। हमें दूर से लोग नज़र आते, लेकिन जैसे ही हम वहाँ नज़दीक पहुँचते, आसपास कोई नहीं होता। जैसे हमें देखकर हर कोई दूर जाता जा रहा था। लाइट्स भी बार बार फ्लक्चुएट कर रही थी और अब बंद हो चुकी थी। यहाँ दूर दूर लगे हुए बल्ब से अंधेरा कम हो रहा था, इसलिए कुछ कुछ नज़र तो आ रहा था, लेकिन हम साफ नज़र आ रहा ये नहीं कह सकते। हम तीनों कभी इधर जाते कभी उधर जाते और अब मेरे दोस्त मुझसे कंप्लेंट करने लगे थे, कैसी जगह पर लेकर आया है, बहुत सारा समय खराब करते जा रहे हैं और इस टूटी फूटी जगह में देखने वाला क्या है। लेकिन मुझे ये जगह पूरी तरह से याद थी। वहाँ प्लेग्राउंड में बड़े बड़े से डाइस रखे गए थे जिनसे एक गेम खेली जाती थी। आसपास झूले लगे हुए थे और उन झूलों को मैं पहचानता था। मेरे दोस्त पहचान नहीं पा रहे थे उनसे कैसे खेला जाए। मैं जानता था उनके ऊपर चढ़ना है, नीचे पानी होता था, यहाँ नीचे बड़ी बड़ी कीलें बिछाई जाती थी। मुझे लगता शायद ये रबर की कीलें हैं और जो भी उन पर गिरता वो बाहर हो जाता, लेकिन उसकी कभी तस्वीर नहीं दिखाई जाती। यहाँ खेल ही बड़े अजीब और डरावने थे। उन्हें ज़्यादा डरावना बनाया गया था ताकि हमें डर लगे। कीलों पर गिरते हुए इंसान नहीं दिखाए जाते, वो कीलें रबर की थीं, लेकिन गिरने के बाद ऐसा दिखाया जाता जैसे उन पर गिरने के बाद लोगों की मौत हो जाती है। हम अब अंधेरे से इलाके में आ गए थे और यहाँ पर हमें कुछ लोग चलते हुए नजर आए। उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे और हम भागते हुए उनके पास गए। उनसे कई सवाल करने थे कि हम कहाँ पर जाएं। लोग यहाँ पर जैसे कम नज़र आ रहे हैं, दूर से नज़र आ रहे हैं, पास जाते गायब हो रहे हैं, कहाँ भाग जाते हैं हमें देखकर वो।
लेकिन जब हम उन काले कपड़ों वालों के पास गए तब हमें पता लगा वो साधारण इंसान नहीं थे। उन्होंने काले कपड़े जरूर पहने थे, लेकिन उन कपड़ों के अंदर सफेद कंकाल थे। वो हड्डियों के बने हुए थे और डरावने से उनकी आंखें तक नहीं थी, लेकिन वो हमारी तरफ जब देखने लगे अंदर से जैसे जान निकल रही थी। हमारे पैर कांपने लगे थे और हम पीछे को भागना चाहते थे। हम तेजी से भागने लगे। मेरे दोस्त डरे हुए थे और उन्हें यहाँ पर मैं लेकर आया था, इसलिए ज़्यादा डर तो मुझे लग रहा था। बाहर के गेट से हम जैसे ही निकलते हम बच सकते थे। यहाँ अंदर पहले से ही गड़बड़ लग रही थी। इस अंधेरे में कहीं प्रेत यहाँ हमें कुछ नुकसान ना पहुँचा दे, मन में ये ख्याल थे। हम जैसे ही गेट के पास पहुँचे, अंदर की तरफ लगे वो ताले नजर आए। गेट को बंद कर दिया गया था ताकि कोई बाहर ना जा पाए। आसपास कई लोग खड़े थे जो पास जाने पर पता लगा इंसान नहीं थे। उनके चेहरे कटे फटे थे, शरीर पर खून के निशान थे, कुछ की टांगें नजर ही नहीं आ रही थी, जैसे वो उड़ रहे हों। वो प्रेत थे जो यहाँ गेट पर उसकी रक्षा कर रहे थे। शायद सालों से बंद होने के कारण यहाँ प्रेत बसेरा हो चुका है और इतने सारे भूतों से बचना हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। हमें किसी और रास्ते से निकलना होगा। और तभी मैंने कहा, यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता नहीं है, 2 रास्ते हैं और दूसरा रास्ता ही तो सबसे घटिया है। हमें यहाँ से जीतकर पिछले रास्ते से निकलना होता है और सब मशीनों से आगे बढ़कर उन सुरंगों से आगे निकलना होगा जैसे हम खेल रहे हों। यहाँ नीचे जाने के बाद ही बाहर निकलने वाले रास्ते पर पहुँचा जा सकता है। वो नीचे से निकलने वाला रास्ता मुश्किल बहुत होगा। मेरे दोस्त कह रहे थे हम गेट को फांदकर बाहर नहीं जा सकते। मैंने कहा वो सीधा गेट लगभग 12 फुट से 15 फुट ऊंचा है, हम उस पर चढ़ेंगे कैसे? यहाँ पर तो सीढ़ियाँ भी नज़र नहीं आ रही और उन भूतों के पास सीढ़ियाँ हैं, हम उनके पास भी नहीं जा सकते। हम सबसे पहले वो बड़ी सी दुकान में गए। इसे एक ग्रॉसरी शॉप की तरह बनाया गया था और यहाँ पर सामान रखा गया था। इसी सामान के बीच एक चाबी मिलेगी जो नीचे जाने वाली सुरंग का रास्ता खोलेगी। इस चाबी को ढूंढना बहुत मुश्किल हुआ करता था और इस चाबी को ढूंढने के बाद ही आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। बाकी सारी सुरंगें नकली हैं। जो भी नया यहाँ पर आता था वो उन सुरंगों में फंस जाता था और बाहर आकर तब भी उसे इस चाबी को ही ढूंढना पड़ता था। मुझे पहले से पता है वो चाबी किसी एक रैक में रखी होगी और हमें हर सामान के पैकेट को खोलना होगा। यहाँ पर बड़े बड़े पैकेट मिलेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं। हम भागकर उस ग्रॉसरी शॉप में गए, लेकिन वहाँ पर सफ़ेद रंग की परछाइयाँ सी घूम रही थी। अंधेरे में सफ़ेद परछाई पहली बार देखी थी, लेकिन मैं शो के सीन याद कर रहा था। यहाँ पर प्रोजेक्टर से ऐसी चीज़ें दिखाई जाती थी जिससे लोग डर जाते थे। ये हमारे पैर पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल शो जैसा एहसास था, जैसे यहाँ भी प्रोजेक्टर को किसी ने चला रखा हो। मुझे 1 मिनट के लिए शक हुआ, क्या हम गेम शो का हिस्सा तो नहीं बन गए हैं? क्या ये भूत प्रेत हमें डराने के लिए यहाँ पर तो नहीं है? वैसे भी नया शो शुरू होने वाला है, कहीं हमें फंसाकर शो का ही हिस्सा तो नहीं बनाया जा रहा? जब मैंने ये बात अपने दोस्तों से कही तो उनके मन में भी थोड़ा थोड़ा शक आने लगा। अब वो थोड़ा कम डर रहे थे और उनका कहना था, जो भी करना है हमें उसी रास्ते से निकलना होगा, भले ही हम इस शो का हिस्सा बने या इन प्रेतों के शिकार बने, हमें बचना है। हम अब एक एक पैकेट को खोल रहे थे और किसी पैकेट में लाल रंग बिल्कुल खून जैसा, तो किसी में शारीरिक हिस्से मिल रहे थे। मैं शो को अब पूरी तरह से याद नहीं कर पा रहा था उनमें से क्या निकलता था, लेकिन यहाँ इनको देखकर डर बहुत लग रहा था। ऐसा लग रहा था ये खून असली हो, ये शरीर के हिस्से असली हों। मेरे दोस्त बीच बीच में डरते, कहीं कहीं पर जैसे उन बैग के बीच से हाथ भी निकल रहा था और उससे ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन चाबी मिल नहीं रही थी। बहुत देर वहाँ पर तलाशी लेने के बाद एक पैकेट में चाबी मिली और हम आगे की तरफ भागने लगे। ज़मीन के उस फर्श को तोड़कर नीचे से हाथ निकल रहे थे जो बिल्कुल असली से लग रहे थे।
हमें समझ में ही नहीं आ रहा था ये भूत प्रेत असली हैं या शो का हिस्सा, लेकिन वो हमारी टांगों को पकड़ रहे थे और पैरों से खुरचने के कारण काफ़ी चोट भी लग रही थी। तब मेरे दोस्तों ने कहना शुरू किया, अगर ये शो असली है तो हमें चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, यहाँ पर तो हमारे पैरों से खून निकलना शुरू हो गया है। जल्दी से उस सुरंग के दरवाजे को खोलो, हमें नीचे से भागना होगा। जैसे ही उस सुरंग का हमने दरवाज़ा खोला, वो सुरंग की सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थी और उन्हें जैसे साफ किया गया था, या हो सकता है दरवाज़ा बंद होने के कारण अंदर मिट्टी पहुंची ही ना हो। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उन सीढ़ियों को उतरने के बाद छोटी सी सुरंग से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। आसपास लगे हुए बल्ब जल तो रहे थे, लेकिन उनसे जो गर्मी निकल रही थी, पसीना काफ़ी ज़्यादा आने लगा था। बाहर ऐसा गर्म मौसम नहीं था, लेकिन यहाँ बल्ब के कारण काफ़ी गर्मी हो चुकी थी और पसीने के कारण हम तरबतर होते जा रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे, वो सुरंग संकरी होती रही और आसपास लगे हुए कुछ चाकू नजर आ रहे थे जो उन दीवारों पर टांगे गए थे। उन्हें हिलाया नहीं जा सकता था और उनके पास से निकलना बहुत मुश्किल भरा था। एक को हाथ लगाकर देखा था मैंने, बहुत तेज धार था वो चाकू। अगर उससे हम टकराते तो वो शरीर के अंदर घुस सकता था या हमारे शरीर को काट भी सकता था। मैंने अपने दोस्तों से कहा, यहाँ ध्यान रखना, ये कोई साधारण खेल नहीं है। मैंने देखा था खेल में हर चीज़ नकली हुआ करती थी, किसी को चोट नहीं पहुंचती थी, लेकिन यहाँ पर जैसे सब कुछ असली लगाया गया है, जैसे प्रेत हमें मारना चाहते हों। ये कोई गेम शो नहीं है, सच हो रहा है यहाँ पर सब कुछ। उस संकरे से रास्ते से निकलते हुए हमें कई कट भी लगे, हमारे कपड़े छलनी से भी हुए, लेकिन किसी तरह से हम उस बड़े से मोड़ तक पहुँच आए जहाँ पर एक पंखा चल रहा था। मैंने अपने दोस्तों से कहा, ये पंखे की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, लेकिन इनके बीच से निकलना मुश्किल होगा। इसके पंखों की धार बहुत तेज़ है, कट मत जाना। मुझे ये असली पंखे लग रहे हैं, यहाँ जो भी आएगा हम असली की तरह ही समझेंगे। मुझे शक हो रहा है। वो पंखा धीरे तो घूम रहा था, लेकिन उसके ब्लेड हमें काट सकते थे, इसलिए कदम आगे बढ़ाना मुश्किल लग रहा था। मैंने तो एक छलांग लगा दी और मैं आगे निकल आया, लेकिन मेरे दोस्त डर रहे थे। ना तो वो आगे बढ़ पा रहे थे, ना वो पीछे जाना चाहते थे। एक एक करके उन्होंने भी छलांग तो लगा दी, लेकिन मेरे एक दोस्त की पूरी शर्ट फट चुकी थी। वो तेज धार ब्लेड कपड़े को इतनी आसानी से काट गए थे कि अगर हमारे शरीर का कोई हिस्सा वहाँ होता तो कट चुका होता। इसके बाद 3 कमरे आ गए थे और उन तीनों कमरों के आगे एक एक दरवाज़ा लगा हुआ था। हमें किसी एक दरवाजे का चुनाव करना होगा। यहाँ पर चल क्या रहा है, इससे बाहर कैसे निकलेंगे हम? एक लाल रंग का दरवाज़ा था, एक पीले रंग का दरवाज़ा था और एक नीले रंग का दरवाज़ा था। इन तीनों में से किसी एक दरवाजे में सही रास्ता है जो इस सुरंग में आगे जाता है, और 2 में कुछ ना कुछ बहुत ही डरावना है। वहाँ से एलिमिनेट होते थे सब, लेकिन आज मुझे लग रहा है कुछ बेहद डरावना हो सकता है। मेरा एक दोस्त तो मेरे साथ था। हमने ये डिसाइड किया था कि तीनों एक एक दरवाज़ा खोलेंगे और देखेंगे अंदर क्या है, और जो भी सही रास्ता होगा वहाँ से सब भाग लेंगे। लेकिन मेरा दोस्त तो मेरे साथ आ रहा था। उसने कहा, मैं अकेले नहीं जाऊँगा, तुम जहाँ पर जाओगे मैं वहाँ पर जाऊँगा, जो दरवाज़ा तुम खोलोगे मैं वही खोलूँगा, किसी और दरवाजे को मैं हाथ नहीं लगाने वाला। मैं उस पीले दरवाजे को खोलना चाहता था, लेकिन मेरा दूसरा दोस्त लाल दरवाजे को खोलना चाहता था। हमने इकट्ठे दरवाज़ा खोलने के बारे में सोचा ताकि जो भी निर्णय आए हम एक दूसरे को बचा पाएं। हमने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरे दरवाजे के आगे वो सुरंग थी, यानी यही सही रास्ता था। लेकिन उस दरवाजे को खोलते ही मेरे दोस्त के होश उड़ गए और जैसे उसके नीचे वाली टाइल भी टेढ़ी हो गई थी। उसने दरवाजे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर फिसलते गए और वो उस दरवाजे के अंदर पहुंच गया। वो दरवाज़ा खुला हुआ था। हम काफ़ी पीछे खड़े होकर देखने लगे। वो एक बड़े से जाले में फंस चुका था, जैसे मकड़ी का जाला हो। वहाँ आसपास देखने पर कोई मकड़ी नज़र नहीं आ रही थी और मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा था कि ऐसा भी कुछ उस शो में होता था।
उसे बाहर निकाला नहीं जा सकता था, क्योंकि आगे बढ़ते तो हम भी उस जाले में फंस जाते और मेरा दोस्त भी वहां से निकल नहीं पा रहा था। उस चिपचिपे जाले से जैसे निकला नहीं जा सकता था, जितना वो हिलता वो उतना चिपकता जाता। हमने उससे वादा किया हम बाहर निकलेंगे, पुलिस को लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो फ़ोन की रेंज तक नहीं आ रही। हम आगे बढ़ेंगे, बाहर जाएंगे और पुलिस को लेकर आएंगे, इंतज़ार करना हमारा। वो हाँ में हाँ तो मिला चुका था, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। हम दोनों अब उस सुरंग से तेज़ी से आगे भागने लगे। यहाँ ज़्यादा खतरा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो सफ़ेद और काले रंग की टाइल्स आईं, जिनसे शतरंज जैसा वो फर्श बना हुआ था, मैंने अपने दोस्त को रुकने को कह दिया। मैंने उससे कहा, यहाँ एक एक टाइल के ऊपर सही रास्ता है और दूसरी टाइल सीधा नीचे ले जाएगी। हम नीचे गिर सकते हैं, इसलिए ध्यान से पैर रखना है। हमें समझना है किस टाइल पर पैर रखा जा सकता है, किस पर नहीं। हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि किस टाइल पर पैर रखें। तभी मेरे दोस्त ने कहा, पानी की बोतल है ये, जिस टाइल के नीचे कुछ नहीं होगा हम पानी डालेंगे, पानी नीचे चले जाएगा। जो फर्श बिल्कुल सही है वहाँ पानी नीचे नहीं जाएगा, खड़ा रहेगा। उसकी बात में दम था। उसने इतनी जल्दी ये तरीका ढूंढ लिया था। हमने पानी डाला और सच में जैसा उसने कहा वैसा हुआ। पानी एक टाइल में तो जैसे नीचे को समा गया, दूसरे में वहीं खड़ा रहा और हमने वहाँ पैर रखा। वो टाइल सही थी। दूसरी टाइल पर हमने सामान फेंक कर देखा, वो टाइल नीचे को धंस गई। हम समझ गए थे यही सही तरीका है, हमें दिमाग लगाकर आगे निकलना होगा। हम एक एक टाइल पर पानी डालते जाते, जिसमें पानी समाता उसमें पैर नहीं रखते, दूसरे में पैर रखते, और इस तरह से उस शतरंज के पूरे फर्श को हमने पार कर लिया और आगे फिर से हम भागने लगे। हम तेज़ी से आगे निकल रहे थे और वो सुरंग फिर से संकरी सी होने लगी। सुरंग संकरी ज़रूर हो गई थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ तेज़ धार नहीं थी। मुझे ये सही नहीं लगा। यहाँ भी कोई ना कोई जाल तो होना चाहिए हमें रोकने के लिए, हमारी रफ्तार धीमी करने के लिए। यहाँ कुछ तो होगा ही, लेकिन वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो हम कदम आगे की तरफ बढ़ाने लगे, तभी मिट्टी से हाथ निकलने लगे। वो काले रंग के हाथ थे, लंबी लंबी उंगलियाँ हमारे पैरों को पकड़ रही थी। वो हमें उन खड्डों के अंदर खींचने की कोशिश करते, हमारे पैर बीच में फंसते और किसी तरह से हम खींचते खींचते आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर एक होता तो फंस जाता, लेकिन हम एक दूसरे को खींच रहे थे, इसलिए आगे निकलते जा रहे थे। उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी और उनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल भरा हो रहा था। फिर भी हम किसी तरह से उस संकरे से रास्ते से आगे निकल पाए। अब सुरंग का मुआना आ चुका था और उस दरवाजे को खोलकर हमें ऊपर निकलना था। मुझे तो अब ये याद तक नहीं आ रहा था इसके बाद क्या करना है, हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा या नहीं। इतना ज़रूर याद है कि एक बड़ा सा दरवाज़ा होता है, वहाँ पर गिफ्ट रखे होते हैं, वहाँ से सब लोग बाहर निकलते हैं। हम जैसे ही उस दरवाजे को खोलकर बाहर निकले, ऊपर जैसे रोशनी ही रोशनी थी। हर लाइट को जलाया जा चुका था, हर झूले को चलाया जा चुका था। वहाँ पर बहुत सारे रोलर कोस्टर थे जो चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर मेला लगा हो और लोग भी यहाँ घूमते हुए नजर आ रहे थे। तभी मुझे लगा शायद हम किसी और स्टूडियो में तो नहीं पहुँच गए, यहाँ से बाहर तो नहीं निकल आए। लेकिन जैसे ही हम उन लोगों के करीब पहुँचे, वो जिंदा इंसान नहीं थे। उनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, हर किसी की आंखें सफ़ेद, लेकिन वो हमें इग्नोर कर रहे थे। वो तो अपना एक तरफ भागे जा रहे थे, चले जा रहे थे। कोई रोलर कोस्टर पर बैठा बिल्कुल मुर्दों की तरह महसूस हो रहा था। हमें अब डर लगने लगा था और मेरे दोस्त ने कहा, यहाँ से आगे क्या, ये तो मेला है। तो मैंने उससे कहा, मुझे याद नहीं, यहाँ से बस बाहर निकलना है और एक बड़ा सा गेट होगा जो यहाँ आसपास होगा। मुझे इस मेले के बारे में कुछ याद नहीं। हम यहाँ पर किसी से पूछ भी तो नहीं सकते थे, इसलिए हम आसपास घूमने लगे। उन लाशों के बीच से निकला जा सकता था और तभी आगे बड़े बड़े काले से शैतान नजर आए जो बहुत विशाल से थे।
उनका कद 12 फुट के करीब होगा और वो हमारी तरफ घूर रहे थे। उनकी आंखों की पुतलियां नजर आ रही थी जो लाल रंग की थी और वो 4 थे। हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, हमें इधर उधर से घेर रहे थे। लोगों की भीड़ के बीच से निकलने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो तो लाशें थी, उन्हें तो हमें पकड़ना था। हम झूलों के बीच से निकलते, रोलर कोस्टर के नीचे से निकल जाते और वो शैतान करीब आ रहे थे। उनकी उंगलियों पर बड़े बड़े ब्लेड लगे हुए थे जिससे वो हमारे कपड़ों को फाड़ सकते थे। कपड़े तो हमारे पहले से फटे थे, अब तो हमारी चमड़ी उधड़ने वाली थी। वो हमारे करीब आते, अपने नाखून हमें मारने की कोशिश करते। हम किसी तरह से बचते बचाते आगे की तरफ निकल तो रहे थे, लेकिन उन घरों के बीच से निकलने में भी परेशानी हो रही थी। भीड़ के कारण उनके बीच से निकलना इतना आसान नहीं था और उनके नाखूनों से उन लाशों को जैसे कोई असर नहीं हो रहा था। उनके शरीर कटते लेकिन उन्हें दर्द का एहसास तक नहीं होता। हमें खुशी बस इस बात की थी वो लाशें हमारा पीछा नहीं कर रही थी, वो तो हजारों की संख्या में थे। वहाँ वो बड़े बड़े शैतान अब काफ़ी करीब आ गए थे। हमें उनका मुकाबला करना था। मेरे दोस्त ने एक सरिया उठा लिया। वो सरिये से उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन उन शैतानों में इतने समय में हमें चारों तरफ से घेर लिया। वो चारों दिशाओं में एक एक करके खड़े हो गए थे और मैंने भी सरिया उठा लिया। अब हम क्या कर सकते थे? मैंने उसे सरिया मारा लेकिन उसे चोट तक नहीं लगी और वो वहीं पर खड़े अपने हमले का इंतज़ार कर रहे थे। वो हमें अब चोट पहुंचा सकते थे। मैं बार बार सरिया मारता रहा, उन्हें जैसी चोट लग ही नहीं रही थी। बड़ी सी आवाज़ आती जैसी किसी थैले पर सरिया मारा जा रहा हो। मेरे दोस्त ने तभी उसे सरिया चुभोने की कोशिश की। उसका सरिया आगे से थोड़ा तीखा था और वो सरिया उसके शरीर के आर पार हो गया। उसे दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब सरिये को खींचकर उसने बाहर निकाला, वहां से एक भयानक सी आवाज़ आने लगी, जैसे किसी सुरंग से आवाज़ आ रही हो। गूंज सी थी और हमने देखा उसका कद अब छोटा होने लगा था। उस शैतान से हवा निकल रही थी, वो जैसे गुब्बारे का बना हुआ था। धीरे धीरे उसका कद छोटा होता गया और बाकी के 3 शैतान भी अपने पंजे मार रहे थे। हमारे शरीर पर कई निशान पड़ गए थे, कई कट लग चुके थे, लेकिन उन सरियों को हम उनके पेट में घुसाते गए और उन चारों की हवा निकाल दी। वहाँ पर जैसे हवा निकले हुए बड़े बड़े लिफाफे पड़े थे, जैसे वो चमड़े के लिफाफे हों, लेकिन उनके अंदर कोई नहीं था। तब हमें लगा था यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। यहाँ अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं जिसको समझा ही नहीं जा पा रहा। उनके अंदर कुछ था ही नहीं, लेकिन हमें मारने की कोशिश क्या कर रहा था। उनके वो नाखून हाथ लगाने पर कागज़ के नाखून दिख रहे थे, लेकिन कब से इन्हीं से उन्होंने हमारे शरीर पर बड़े बड़े कट लगा दिए थे। कई लाशों के जैसे अंग काट डाले थे। कैसे? अभी कुछ समय पहले तो ये कागज़ के नाखून चमक रहे थे लोहे की तरह। हम कई बार स्टूडियो की उस बड़ी सी दीवार के पास से गुजरते, लेकिन बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आता। वो 12 से 15 फुट की दीवार थी जिसे फांदा नहीं जा सकता था। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमें ऊपर तक पहुंचा पाए। हम क्या करते? हम बस उस दरवाजे को ढूंढते रहे, लेकिन वो दरवाज़ा मिल ही नहीं रहा था। हमें यहाँ पर और क्या देखना होगा? हमें अब एक दरवाज़ा तो नज़र आ रहा था, लेकिन वो बड़ा लोहे का दरवाज़ा बिल्कुल लाल रंग का था, जैसे पिघला हुआ लावा हो। उसे छूने पर हमारे हाथ क्या जलते, हम पूरे जल जाते। उसे खोलकर क्या बाहर निकला जा सकता है? कैसे? वहाँ लाशें आसपास चल रही थी, बड़े बड़े शैतान नजर आ रहे थे। कुछ ज़मीन से हाथ निकले हुए थे तो कुछ बड़े बड़े दांत वाले जानवर नजर आ रहे थे। एक दूसरे को मारने का नज़ारा दिख रहा था। वहाँ पर हमें डरावने डरावने एहसास हुए। ज़मीन जैसे पानी की बनी हो, लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर चल पा रहे थे। मेरी नज़र तभी एक झाड़ी की तरफ पड़ी। वहाँ दीवार थोड़ी टूटी हुई थी। मुझे याद आया 5वें एपिसोड में वो बड़ी सी क्रेन जिससे स्टंट किया जा रहा था, वो इधर को हिली थी, जिस कारण दीवार थोड़ी सी टूट गई थी। कुछ लोग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें एलिमिनेट कर दिया गया था। हम दोनों उस तरफ भागे
दरवाजे की तरफ हम नहीं जा सकते थे और वो शैतान जैसे हमारी तरफ घूरने लगे। वो अपनी लड़ाई बंद कर चुके थे, अब हमारी तरफ भाग रहे थे और वो जान गए थे कि हमें बाहर जाने का रास्ता मिल चुका है। वो टूटी हुई दीवार, झाड़ियों के पीछे से निकलने के बाद वो ईंटों को वहां जैसे समेटा गया था। तेजी से हम उन ईंटों को हटाने लगे और बाहर छोटे से छेद से दिखना शुरू हो चुका था। वो सड़क थी टूटी हुई, बाहर बनी हुई। किसी तरह से हमने उन ईंटों को हटाया और तब जाकर उस छोटे से छेद से ही बाहर निकल पाए। वो 2 से 3 फुट का छेद था जिससे निकलने में मुश्किल तो हुई, लेकिन हम बाहर निकल पाए। शरीर खून से तरबतर हुआ पड़ा था और बाहर सड़क पर हम बैठे अंदर छेद में देख रहे थे। कई बड़ी बड़ी आंखें हमें घूर रही थीं जो उस स्टूडियो के अंदर से दिख रही थीं। हम वहां सड़क से भागते रहे। आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी हमें यहां से दूर जाना था। हम उस गली से काफी बाहर तक आए और वहां पर मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैंने तब देखा कि यहाँ रेंज आ गई होगी, मैसेज आया है। तभी वहां मैंने 911 को कॉल की और हम पुलिस को वहां पर बुलाने में कामयाब हो ही गए। 15 मिनट तक हम भागते रहे, हम कहीं रुकना ही नहीं चाहते थे। वो शैतान हमारा पीछा कर रहे थे। वहां पुलिस की कई गाड़ियां आ चुकी थीं जिन्हें हमको ढूंढने में भी बहुत मुश्किल हुई। आसपास पुलिस ही पुलिस थी और हमें खून में तरबतर देखकर हर कोई हैरान था और जानना चाहता था हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि इस वेस्ट साइड में जितने भी स्टूडियो हैं वो बंद है, लोग यहाँ पर आते जाते नहीं। हमने भी अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू कर दी। हम जानते थे वो भरोसा नहीं करेंगे भूतों पर, कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन वहाँ कमिश्नर को भी बुलाया जा चुका था। वो हमारी बातें सुनता गया, लेकिन हमसे ज़्यादा तो वो डरा हुआ था। अगली सुबह उस स्टूडियो में पुलिस के कई लोग गए, लेकिन वहाँ पर मीडिया तक को बुलाया नहीं गया था, किसी को जैसे बताया नहीं गया था। पुलिस वालों की संख्या भी बहुत कम हो चुकी थी। काफ़ी सामान वहाँ से बाहर निकाला गया और हमारे दोस्त की लाश को भी बाहर निकाला गया। वो पूरी तरह से सड़ी हुई लाश थी, जैसे उसके शरीर से खून को सोख लिया गया हो। उसके शरीर पर एक भी कट का निशान नहीं था, लेकिन सिकुड़ा हुआ शरीर बहुत अजीब सा था। हमारी आंखों से आंसू बहते गए। उसके बाद उस स्टूडियो को बंद कर दिया गया, वहाँ ईंटों को दोबारा लगा दिया गया और हमें वहाँ से निकाला गया। हमारा इलाज चला, लेकिन हमसे कहा गया था किसी को ये बात नहीं बतानी है, इस तरफ की कोई बात बाहर नहीं आती। 3 दिन बाद हमें पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद हमसे वो बात करना चाहते। हमारी पूरी स्टेटमेंट ले ली गई थी, लेकिन फिर भी वो हमसे बात करना चाहते थे। हमने उनसे कहा था कि वहाँ भूत प्रेत हैं। वहाँ कई लोग तो हम पर हंस रहे थे, लेकिन फिर भी कमिश्नर को देखकर ये लग रहा था जैसे उसे कुछ अलग पता हो। वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और रिटायरमेंट के करीब था। हमने उनसे बात करनी शुरू कर दी और कैमरे भी बंद कर लिए गए थे ताकि कुछ भी रिकॉर्ड ना हो। उसने हमें एक एक बात बताई उस शो की और इसी चीज़ ने हमें डरा कर रख दिया। उसने कहा कि लगभग 25 साल पहले वो शो टीवी पर आया था और उसके बाद 5 ही एपिसोड हुए थे। 10-10 कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर आते थे और कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाता था। 9 तो अंदर ही मर जाते थे और जो एक बाहर उस दरवाजे से निकलता था उसकी लाश तक नहीं मिलती थी, वो जली हुई राख के रूप में मिलता। वहाँ 5 हफ्तों में 50 लोग मारे गए थे। तब यहाँ तफ्तीश हुई तो पता चला यहाँ पर जिंदा इंसान इस स्टूडियो को चला ही नहीं रहा कोई। यहाँ पर बस रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं और प्रेत यहाँ पर बसे हुए हैं। किसी ज़माने में यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था जिसके ऊपर इस स्टूडियो को बनाया गया था। यहाँ पर इससे भी पहले एक शो बनाने की बात हुई थी जिसके सारे लोग मारे गए थे। बाद में ये शो ऑन एयर कब हो गया किसी को पता तक नहीं चला। उस टीवी के मालिक को बस कैसेट्स आती, इसके साथ पैसे ट्रांसफ़र हो जाते उसके बैंक में और उसने इसे ऑन एयर कर दिया। 5 ही एपिसोड हुए थे और उस पर एक्शन हुआ और तब पता चला यहाँ लाशें मिल रही हैं।
ये प्रेत इस तरह से यहाँ लोगों का शिकार कर रहे थे, बस लाशें ही लाशें भर जाती यहाँ पर। उसके बाद इस स्टूडियो को बंद कर दिया गया, हर सबूत को मिटा दिया गया। जो भी चश्मदीद जानता था कि इस शो को बनाया गया था, उसे जैसे वहाँ से दूर भेज दिया गया। कोई नहीं जानता था ये शो कभी बना भी है या नहीं, कोई कैसेट किसी के पास नहीं थी, हर सबूत को मिटा दिया गया। बस तुम यहाँ पर कैसे आ गए? मैं उन्हें क्या बताता कि बचपन की याद दोबारा जिंदा करने के लिए आया था और एक दोस्त को खोकर जा रहा हूँ। हम दोनों वहाँ से वापस टेक्सास आ गए और इस बात को किसी को भी बताते वो मानता ही नहीं। कोई न्यूज़ नहीं आई, कुछ भी किसी को पता नहीं चला कि हॉलीवुड में ऐसा भी कुछ हुआ था। आज भी वेस्ट साइड किसी को जाने नहीं दिया जाता और इस तरह से दिखाया जाता है वहाँ पर बस खंडहर हैं। जो हमारा दोस्त मारा गया था उसकी भी ये खबर आई कि वो एक पहाड़ी से गिरकर मर गया। ज़्यादा बात किसी को बताई ही नहीं गई। अब मेरी आदत भी बदल चुकी है, मुझे घूमने का कोई शौक़ नहीं है। मैं दुनिया घूमना ही नहीं चाहता, बल्कि अब तो मेरा मन अपने ही शहर में लगता है। मुझे रात को अब भी सपने आते हैं उन शैतानों के, और जब भी मैं उन्हें देखता हूँ मेरी नींद खुल सी जाती है। मैं जैसे उनका शिकार होने से बचा था, और मैं अपने दोस्त को जब भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ वो मेरा फ़ोन कभी उठाता ही नहीं। उन दर्दनाक यादों ने हमें जैसे बदल कर रख दिया है, और अब मैं भूतों पर यकीन किया करता हूँ।